हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 109। अब आगे आहान ने डॉक्टर रश्मि को भी कॉल कर दिया था ताकि वो विला में आ जाए, क्योंकि डॉक्टर रश्मि ही है जिसका साथ आस्था को काफी अच्छा लगता है। वहीं दूसरी ओर करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर की टीम ने अच्छी तरह से आस्था को चेक किया था और उसके बाद वह बाहर आए। बाहर उन्होंने देखा दादाजी, ध्रुव, आहान, साथ साथ टाइगर और मारिया बिना किसी इमोशंस के वहां खड़े हुए थे। तब तक अरमान भी वहां गया था। तब डॉक्टर को देखकर दादाजी बोले, क्या हुआ हमारी बेटी को, वह ठीक तो है ना? तब डॉक्टर बोले, देखिए हमने उनका अच्छी तरह से चेक कर लिया है, लेकिन एक तो उन्होंने कुछ खाया नहीं है और साथ ही साथ उन्हें किसी ना किसी बात का स्ट्रेस हुआ है जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है। ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ऐसी बात है जो उन्हें अंदर अंदर खाए जा रही है। अगर यही हाल रहा और उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई तो वह डिप्रेशन में जा सकती है। जो उनके लिए ठीक यही होगा। आप उन्हें ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिए, जो वह चाहती है वह कीजिए। अब जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, अरमान डॉक्टर के एकदम पास आकर खड़ा हो गया और डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखकर नाखुश होकर बोला, उसे कैसे खुश रखना है, उसके लिए क्या करना है, वह सब हम देख लेंगे। आपको यहाँ इलाज करने के लिए बुलाया गया था, आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं। अब अरमान ने जैसे ही कोल्ड वॉइस में ये कहा, डॉक्टर के माथे से पसीना निकलना शुरू हो चुका था। जल्दी ही दादाजी ने डॉक्टर को पीछे किया और अरमान के सामने खड़े हो गए थे और एक चांटा उन्होंने अरमान के मुंह पर दे मारा था, जिससे अरमान एक तरफ झुक गया था। अचानक से दादाजी ने चांटा मार दिया और टाइगर और मारिया ने अपनी अपनी बंदूक निकालकर दादाजी पर तान दी थी। ये देखकर ध्रुव आहान ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। तब आहान ने ध्रुव के कानों में खुसर फुसर करते हुए कहा, ये क्या? भाई के बॉडीगार्ड्स ने तो दादाजी पर ही बंदूक तान दिया, अब क्या होगा? तब अरमान ने अपना हाथ बढ़ाकर मारिया और टाइगर को पीछे रहने का इशारा किया और दादाजी की ओर, अरमान की ओर देखकर बेरुखी से बोले, क्यों, क्या हुआ? क्यों रोक दिया इन दोनों को? मेरी जान ले लेंगे, कम से कम ये सब देखने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं रे। उसे बच्ची की अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसे कुछ हो जाएगा, वह मर जाएगी, उसकी नस नस में बसा हुआ है। डॉक्टर बनना तू ये बात क्यों नहीं समझ रहा है? अब दादाजी ने जैसे ही ये समझाना चाहा, अरमान ने दादाजी की ओर डेंजरस लुक में देखते हुए कहा, अगर वो मरना ही चाहती है तो मर जाए, लेकिन वह इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। अरमान ने कोल्ड वॉइस में अपनी बात खत्म की और जल्दी ही वहां से लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ बाहर चला गया था। अब तो दादाजी की आंखों से आंसू बह चले थे। वही आहान, ध्रुव शर्मिंदगी से तुरंत दादाजी के पास आए थे, उन्हें संभालने की कोशिश करने लगे थे। मारिया और टाइगर अरमान के पीछे पीछे चले गए थे। जल्दी ही अरमान के कानों में बार बार डॉक्टर की बातें ही चल रही थी। जल्दी ही अरमान अपने फार्म हाउस वाले इलाके में चला गया था और वहां जाकर अरमान ने एक अनजान जगह जाकर कार रोक दी थी, जहां पर 6 से 7 आदमियों को बांध कर रखा हुआ था। अरमान ने उन आदमियों को देखा और अगले ही पल टाइगर को इशारा किया। टाइगर ने आगे बढ़कर 7 आदमियों को खोल दिया था। वह 7 के साथ वह आदमी अपने सामने द डेविल किंग को देखकर पूरी तरह से डर गए थे, लेकिन डेविल किंग ने लगातार एक एक करके उन सबकी पिटाई करनी शुरू कर दिए थी और सबको बड़ी ही खतरनाक मौत दे दी थी। जिस तरह से टाइगर पेचकश के द्वारा लोगों की जान लिया करता था, उन्हें तड़प तड़पा कर मारता था, लेकिन डेविल किंग तो डेविल किंग था। मारने के बाद भी वह उन 7 इंसानों के साथ हैवानियत कर रहा था। मारने के बाद भी उनके शरीर पर लगातार वार करता रहा था। इतना ही नहीं, अगर कोई नॉर्मल इंसान उस वक्त अरमान को देख ले तो उसकी भी हार्ट अटैक से जान चली जाए, लेकिन मारिया और टाइगर केवल सपाट चेहरा लिए उस वक्त अरमान को हैवानियत करते हुए देख रहे थे। लेकिन 2 लोग और थे वहां पर जो कि अफसोस भरी नजरों से अरमान की ओर देख रहे थे। वह दोनों कोई और नहीं बल्कि आकाश और सुमित थे। आकाश और सुमित जिस जरूरी काम से बाहर आए थे, वह जरूरी काम यही था, ये 7 लोग जिनको आकाश और सुमित ने ही वहां बंधक बनाकर रखा हुआ था और अरमान का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अरमान ने तो आते ही बिना कुछ सोचे समझे उन पर वार करना शुरू कर दिया था और इतना टॉर्चर किया था कि किसी की भी रूह कांप जाए। और तब बड़े ही खूंखार अंदाज में वह मारिया और टाइगर की ओर
देखकर बोला, इनको इनके मालिक अबीर राठौर के पास भिजवा दो। ऐसा कहकर अरमान बड़ा ही खतरनाक हो गया था। तभी सुमित ने आकाश के कंधे पर हाथ रखा था और बोला, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अरमान का पास्ट ही ऐसा है जिसकी बदौलत उसे क्रिमिनल से और खासकर ऐसी क्रिमिनल से कितनी ज्यादा नफरत है। मारिया ये सुनकर तिरछा सा मुस्कुराई थी। दोस्तों, अबीर सिंह राठौर यहाँ एंट्री होने जा रही है। एक बड़ा ही खतरनाक इंसान की स्मार्ट, इतना जिसे देखकर कोई भी अपना दिल हार जाए, लेकिन वैसे बड़ा ही खतरनाक और एक नंबर का हरा और अरमान का जानी दुश्मन अबीर सिंह राठौर, जिसका सिक्का अहमदाबाद के पूरे शहर पर चला करता था। ये 7 आदमी अबीर सिंह राठौर के थे जो आए थे इस शहर में अरमान के बारे में एक एक पल की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। लेकिन एक रात एक लड़की कॉल सेंटर से काम वापस देर रात तक घर लौट रही है। उस लड़की का इन्होंने अपहरण करके बलात्कार किया था, तो ये बात सुमित और आकाश को पता चल गई थी। वैसे भी अरमान के आसपास क्या एक्टिविटी हो रही है, कौन अरमान पर नजर रख रहा है, ये सुमित, आकाश और बाकी सब ध्यान रखते थे। तो जिस रात अबीर के उन 7 आदमी ने उस कॉल सेंटर वाली लड़की का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया, उसी रात आकाश और सुमित ने उन्हें अगवा कर लिया था। अगवा करके वह यहाँ अरमान के फार्म हाउस के बाहर वाले जंगल में उन्हें ले आए थे और यहाँ बांध दिया था और अरमान को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन अरमान ने यहाँ आने के बाद उन लोगों को बोलने तक का मौका नहीं दिया था। उसी वक्त सीधा सीधा अपनी हैवानियत उन पर दिखानी शुरू कर दी थी। ध्रुव और आहान ने आकाश और सुमित को भी मैसेज करके आस्था की इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिया था कि आस्था की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है। तो वह लोग भी अब जल्दी ही सिंघानिया मेंशन की ओर चले गए थे। अरमान से उन्होंने उस वक्त उससे कोई बात नहीं की थी। मारिया और टाइगर ने जल्दी ही एक चॉपर रेडी करवाया था। उस चॉपर में उन 7 के 7 आदमियों के अलग अलग पीस को लाश के बोरों में भरकर उन्होंने सीधा अबीर राठौर के मेंशन में फिंकवा दिया था। वहीं अपने आदमियों के इस तरह से कटे पीस में लाश देखकर अबीर सिंह राठौर गुस्से से पागल हो चुका था और अपने हाथ में पकड़े हुए वाइन के गिलास उसने अपने हाथ में ही फोड़ लिया था और चीखा, अरमान सिंघानिया, अबीर सिंह राठौर आ रहा है तुमसे मिलने। ये कहते हुए अबीर सिंह राठौर के चेहरे पर कुछ अलग ही तरह के इमोशंस थे। वहीं दूसरी ओर आस्था को कुछ देर बाद होश आ गया था, लेकिन आस्था आज पूरी तरह से खामोश थी। आस्था को होश में आने के बाद जल्द ही दादाजी, ध्रुव, आहान उससे मिलने के लिए वह मौजूद थे। वही डॉक्टर रश्मि भी ध्रुव का मैसेज मिलते ही तुरंत छुट्टी लेकर सिंघानिया मेंशन आ गई थी और आस्था के पास बैठ गई थी। अब क्योंकि रश्मि भी एक डॉक्टर थी तो वह रश्मि की हालत का अच्छी तरह से जायजा ले रही थी। उस वक्त आस्था बड़ी ही बुझी बुझी से लग रही थी। हमेशा खिलखिलाकर हंसने वाली मासूमियत से भरी आस्था को आज इस तरह से बेड पर देखकर हर कोई परेशान था और उदास था। जल्दी ही सुमित और आकाश, देव, सिंघानिया मेंशन आ गए थे और वह भी आस्था के साथ सामने मौजूद थे। लेकिन आस्था केवल किसी से बात नहीं कर रही थी, वह केवल खाली खाली नजरों से सबकी ओर देख रही थी, क्योंकि अपने सपने को इस तरह से टूटते देखना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात थी। डॉक्टर रश्मि ने आस्था से बात करने की कोशिश की थी। आस्था ने बड़े ही फीका सा उसे जवाब दिया था। वही अरमान सिंघानिया, अरमान बेचैनी से अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। 7 लोगों की बेरहमी से हत्या करने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसकी इरिटेशन अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए अरमान सीधा बाथरूम में घुस चुका था और ठंडा ठंडा पानी उसने अपने ऊपर चला दिया था। अच्छी तरह से नहा धोकर फ्रेश हो गया था और जल्दी ही राजेश अपने हाथ में कॉफी का मग हाथ में लिए उसके सामने मौजूद था। तब अरमान बोला, क्या उस आफत को होश आ गया? तब राजेश ने मायूसी से जवाब दिया, हाँ साहब, मालकिन को होश तो आ गया है, लेकिन वह किसी से बात नहीं कर रही है। सब काफी ज्यादा उदास है और हम दादाजी भी उदास है। तब अरमान सोचने लगा कहीं इसकी वजह से दादाजी की तबीयत खराब ना हो जाए। ये सोचते हुए अरमान मिनी हॉस्पिटल की ओर जाने लगा था। राजेश ने उसे इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि सभी लोग इस वक्त मिनी हॉस्पिटल में हैं। मिनी हॉस्पिटल कहीं और नहीं बल्कि सिंघानिया मेंशन के ही एक बड़े से कमरे को बनाया गया था।
सभी लोग उस वक्त वहां मौजूद थे। अब अरमान जैसे ही वहां गया उसने देखा कि सब लोग उस वक्त वहां जमा है और सबकी आंखों में इस वक्त अरमान के लिए कुछ अजीब सा एहसास था जिसे अरमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब जैसे ही आस्था की नज़र अरमान पर पड़ी तो उसने डर से रश्मि का हाथ पकड़ लिया था। तब रश्मि ने अरमान की ओर देखते हुए कहा, अरमान मुझे लगता है कि तुम्हें अभी आस्था के सामने नहीं आना चाहिए, अभी वह स्ट्रेस से पूरी तरह से बाहर नहीं आए है। तब अरमान ने एक नज़र बाकी सबको देखा। दादाजी एक साइड उदास से खड़े थे। अब अरमान के लिए बर्दाश्त के बाहर हो गया था और आस्था का खुद से इस तरह से डरना वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अचानक अरमान आगे बढ़ा और उसने आस्था को गोद में उठा लिया था। अरमान आस्था को उठाकर सीधा उसे अपने बेडरूम में ले गया था। दादाजी और बाकी सब उसे रोकते ही रह गए थे, लेकिन अरमान ने किसी की कोई बात नहीं सुनी थी। सीधा वह आस्था को अपने बेडरूम में ले गया था और बेड पर लेटा कर वो तुरंत उसके ऊपर आ गया था और बोला, यह क्या नौटंकी चला रखी है तुमने? हाँ तुम स्ट्रेस में हो, हाँ तुम जीने की इच्छा छोड़ रही हो। क्यों मिसेज अरमान सिंघानिया, अभी तो हमने अपनी जिंदगी अच्छी तरह से शुरू भी नहीं की है और तुम अगर इस तरह से डिप्रेस्ड हो जाओगी तो भला कैसे काम चलेगा? हाँ अरमान ये कहते हुए आस्था का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन आस्था जो कि थोड़ी देर पहले अरमान से डर रही थी, लेकिन अब वह केवल खाली खाली नजरों से अरमान की ओर देख रही थी। उसने अरमान के किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अरमान आस्था की इस तरह की हरकत देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ चुका था। हालांकि अरमान अभी जानवरों की तरह 7 आदमियों की जान लेकर आ रहा था। अपना आप को थोड़ा बहुत गुस्सा उसने शांत किया था, लेकिन अब आस्था जो कि उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी, ऊपर से डॉक्टर की बातें वह भी उसे परेशान कर रही थी। तब अरमान ने आस्था की आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में कहा, क्या तुम कोई बात मुझसे करना चाहती हो? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन आस्था ने अभी भी अरमान को कोई जवाब नहीं दिया। अब अरमान किलस गया था और उसने अचानक अपना आईपैड बाहर निकाला और उसमें पर एक फुटेज दिखाने लगा था और बोलने लगा, ये देखो ये तुम्हारी प्यारी नानी माँ है ना, जो कि एक्चुअली प्यारी नहीं बल्कि डेंजरस नानी माँ है, आफत की नानी माँ। यहाँ देखो ये क्या कर रही है, जो पास वाला जो गार्डन है वहाँ इस वक्त टहल रही है। तुम जानती हो उनके ठीक बराबर में खड़ा हुआ वह मेरा आदमी है। अगर मैं एक इशारा करूंगा तुम्हारी नानी माँ का आज आखिरी दिन भी हो सकता है। अब जैसे ही अरमान ने आस्था के वीक पॉइंट पर वार किया, अब तो आस्था टूट गई थी और वह जल्दी से और जोरों से चीखी, नहीं मेरी नानी माँ को कुछ मत करना, नहीं नहीं नानी माँ को छोड़ दीजिए ना। गिड़गिड़ाते हुए बोली, आप जैसे कहेंगे हम वैसा करेंगे, प्लीज हमारी नानी माँ को छोड़ दीजिए, प्लीज हमारी नानी माँ के साथ कुछ मत करना। ऐसा बोलकर आस्था सुबकने लगी थी, लेकिन अरमान एक मिस्टीरियस सा हंसा और अपनी गर्दन टेढ़ी कर आस्था की ओर देखकर बोला, अरे वाह तुम्हारे मुंह में जुबान भी है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे इस बात का एहसास हुआ मानो कि तुम्हारे मुंह में जुबान ही ना हो, लेकिन अब लगता है कि शायद मैं गलत था। तुम्हारे तो मुंह में जुबान भी है। अब ये तुमने जो फालतू की नौटंकी लगाई है इसे बंद करो। अगर तुम मरने के बारे में सोच रही हो तो उस सोच को वही रोक दो, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ अभी जीना है। तुम्हारी जिंदगी जब तक की है जब तक मैं चाहूंगा, समझी तुम? तब आस्था बेचैन होकर उदास स्वर में बोली, कैसे जिएंगे हम? हमारे जीने की इकलौती वजह ही आपने छीन ली। हम सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारा सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन आपने तो हमसे हमारे सपने ही छीन लिए हैं। वह बिना सपनों के इंसान कैसे जी सकता है भला? हाँ बताए हमें, आखिर क्या गलती है हमारी? क्या किया है हमने? हमारी जिंदगी में आप जैसा इंसान आया, इसमें हमारी क्या गलती है? आपके अंदर तो दिल ही नहीं है, आप एकदम हार्टलेस पर्सन हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? आप ना तो किसी को प्यार करते हैं, सिर्फ लोगों को डांटते धमकाते रहते हैं। आस्था ने अभी तक अरमान का रुद्र रूप नहीं देखा था, ना ही वह जानवरों जैसा रूप देखा था। जब अरमान क्रिमिनल को मारता हुआ एकदम जानवर बन जाया करता था, तब आस्था ने आगे कहा, सब लोग आपसे डरते हैं, हम भी आपसे बहुत डरते हैं, लेकिन हम क्या करें? अब हम सांस भी आपकी मर्जी से ले क्या? आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।